वेलकम बैक टू माई चैनल एड्यूबरी। तो आज हम लोग का टॉपिक है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। मैंने एक वीडियो बनाया है जो है यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा तो देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से ज़रूर देखिएगा। तो आज आपका भाई, आपका बंधु यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बारे में बताएगा। तो चलिए जल्दी से हम लोग चालू करते हैं। देखते हैं कि पहले अभी के टाइम पर जर्मनी कैसा दिखता है। अभी के टाइम में तो जर्मनी कैसा लगता है, जर्मनी का बाउंड्री कैसा है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रांस है, अभी के टाइम में जर्मनी है। और देखिए पहले एक चीज़ देखिएगा कि रसिया से कितना दूर है। जर्मनी रसिया में बहुत डिस्टेंस है, आप देख सकते हैं। ये अभी का मैप है। हाँ, ताकि हम लोग जाते हैं कि उस समय का मैप जो था, जब जर्मनी यूनिफाइड हुआ था, उस समय का मैप कैसा था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा जर्मनी है वो रसिया के बगल में है। वो पूरे रसिया के कितने पास है, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना एरिया कवर करता था। ये देखिए बगल में फ्रांस, मतलब जो पोलैंड है, ये सब जगह कौन किसके हिस्से में आता था? ये सब जगह जर्मनी के हिस्से में आता था जब ये यूनिफाई हुआ था। हाँ, और उसके बाद भी यूनिफाई ही रहा। फिर कुछ कुछ जैसे इन्वेजन होते गया, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, उसके बाद धीरे धीरे टूटते गया। तो आइए हम लोग नीचे बढ़ते हैं। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी ये चला 1848 से 1914 तक। नो इवेंट इन यूरोप वॉज एज इम्पॉर्टेंट एज द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। मतलब यूरोप में जितने भी काम हुए, अगर वो यूनिफिकेशन ऑफ इटली भी था ना, कोई इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था जितना यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी था। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में ये एक कॉज बनेगा, उसका एक कारण बनेगा। आगे बढ़ते हैं। नेशनलिज्म, जैसे मैंने आपको इटली वाले में वीडियो में बताया था कि नेशनलिज्म होता क्या है। नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद। एक इंसान के उसके देश के प्रति जो भावना होती है, उसी को हम लोग नेशनलिज्म कहते हैं। तो 19 और 20 सेंचुरी में नेशनलिज्म की भावना बहुत फैल रही थी। और इससे क्या हो रहा था, इसका इफेक्ट क्या पड़ा था कि या फिर ये एक नेशन को बना सकता था, या फिर किसी नेशन को बहुत सारे हिस्सों में तोड़ सकता था, या फिर ये इंडिपेंडेंस ला सकता था। तो पहले नंबर 1 वाले का हम लोग एग्जाम्पल बोलते हैं, क्रिएट वन नेशन। तो इटली जो यूनिफाई हुआ नेशनलिज्म के कारण ही हुआ ना। और ब्रेक वन नेशन इनटू मैनी कंट्रीज, तो ओटोमन एम्पायर बहुत जगह में ब्रेक हो गया। वो अभी आपके टॉपिक में नहीं है, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि ओटोमन एम्पायर बहुत जगह में ब्रेक हो गया। कॉज फॉर इंडिपेंडेंस, इंडिया को ही ले लीजिए भैया, नेशनलिज्म ही था भगत सिंह में, सुभाष चंद्र बोस में, इसलिए उन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए लड़ा ना। तो ये नेशनलिज्म कारण था इन तीनों चीज़ के लिए। अब देखते हैं नेपोलियन का मतलब क्या था, कॉज या फिर इफेक्ट। नेपोलियन के इन्वेजन, नेपोलियन का हाथ क्या था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में। जब नेपोलियन मतलब जर्मनी में नहीं आया था तो कुछ 300 पार्ट में डिवाइड था। जब नेपोलियन यहाँ आया तो वो उसको 39 पार्ट में बना के रख दिया। जैसा कि आप लोगों को याद होगा, इटली वाला वीडियो जो देखे हैं उसमें बताते कि कैसे नेपोलियन ने बहुत सारे स्टेट को मिला के एक 300 स्टेट को जैसे इसमें मिला के 39 किया ना, उसमें बहुत सारे स्टेट को मिला के कुछ कम स्टेट में कर दिया। कम स्टेट में क्यों किया जाता है? ताकि एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो। आगे हम लोग पढ़ते हैं। इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 18th सेंचुरी वॉर ब्रोक आउट बिटवीन फ्रांस एंड द रेस्ट ऑफ यूरोप। आप जानते हैं कि 18th सेंचुरी में जब नेपोलियन राजा बना था तो फ्रांस अकेला, मतलब नेपोलियन पूरे यूरोप से लड़ रहा था। फ्रेंच चैंपियन नेपोलियन वर फोर्सेस वर स्ट्रॉन्ग इनफ टू कन्क्वेयर एंड कंट्रोल द होल ऑफ मेनलैंड यूरोप इंक्लूडिंग द न्यूमरस जर्मन स्टेट्स। तो वो जर्मन पे भी मतलब जीत रहा था भाई। नेपोलियन बहुत ही अच्छा राजा माना जाता है, हम लोग उसको दी नेपोलियन भी बोलते हैं। तो वो जर्मन के भी कुछ पार्ट को, मतलब जर्मनी के कुछ पार्ट को भी लूट रहा था। नेपोलियन रीऑर्गनाइज जर्मनी इनटू 39 लार्जर स्टेट। ही आल्सो एस्टैब्लिश्ड कॉन्फेडरेशन ऑफ द टाइम, अ लीग ऑफ 16 जर्मन स्टेट। दिस ब्रॉट द फर्दर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो क्या किया, 300 छोटा छोटा पार्ट था पहले जर्मनी का, उसको 39 में ला दिया। तो ये यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में काम किया। बताइए कैसे? क्योंकि समझ है ना, आपको आइडिया दे देता है। जब हम लोग कुछ स्टेट को मिला के छोटा कर दिए तो हम लोग को आइडिया देता है कि अगर हम लोग अलग अलग रहेंगे तो हम लोग मार जाएंगे, और एक साथ रहेंगे तभी जीत पाएंगे। नेपोलियन वॉज डिफीटेड इन द, जैसे आपको पता है कि लिप्जिग वॉर में नेपोलियन हार जाता है। फिर वाटरलू में जब उसको भेज दिया जाता है सेंट एल्वा में, फिर आके वापस 100 दिन का राज करता है। आगे बढ़ते हैं। ये आप समझ गए ना कि नेपोलियन का क्या इसमें हाथ था। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ नेपोलियनिक वॉर्स। नेपोलियन के नेपोलियन वॉर्स से फ़र्क क्या पड़ा। फॉलोइंग नेपोलियन सब्जुगेशन ऑफ यूरोप एंड द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्फेडरेशन ऑफ द टाइम द जर्मन स्टेट रियलाइज दैट द बीइंग स्मॉल, वही बोला है ना कि आकर जब तक हम लोग छोटे हैं तब तक हम लोग के ऊपर सब हमला करेगा। और जहाँ हम देखिए अब एक यहाँ राज्य यहाँ एक राज्य यहाँ, तो कोई आएगा इस पर हमला कर देगा, कोई आएगा इस पर हमला कर देगा, कोई आएगा इस पर हमला कर देगा। अब ये एक तीनों एक साथ हों तो इस पर कोई हमला करने से तो डरेगा ही ना, वही बात है। आप देखिए तो जर्मन प्रेसिडेंट टाइड अप नेशनलिटी फीलिंग इन द, ये सब क्या हुआ, अब सबके अंदर जर्मनी के लिए नेशनलिज्म बढ़ने लगा जो जर्मन लोग थे। बताइए क्यों? क्योंकि आप वही इटाली वाला हालत था कि बाहर का राजा अगर आपके ऊपर आकर राज करेगा आपको बुरा तो लगेगा ही भाई। वो पहले अपने प्रजा को ही देखेगा, आपको तो ऊपर इतना ध्यान नहीं देगा।
Allied victory at the Battle of Lüttich 1830 was partially a result of the successful political and military cooperation between the German states. जर्मन स्टेट थे जो छोटे छोटे थे, जो 39 बना दिए थे नेपोलियन ने, अब वो सब मिल के नेपोलियन को ही हराए थे जब 1830 में लिप्जिग वॉर हुआ था. द लेसन्स लर्न बाय द डिफीट ऑफ नेपोलियन एंड द स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म दैट वाज स्टेप बाय द फाइनल टाइम आउट. हाँ, तो ये क्या किया, जर्मन मिल के उसको भगा दिया. इतना इसमें इंपॉर्टेंट था और कुछ है नहीं. अब आइए देखते हैं ये जॉन गोल्टेफ फिचेट, ये समझ लीजिए एक आर्टिस्ट भैया थे. ये बता रहे थे कि हम लोग को कैसे जर्मनी को एक लाना पड़ेगा. वही बोले थे कि इन्हीं का सबसे पहले आइडिया था कि जब तक हम लोग अपने इंटरनल बाउंड्रीज को एक नहीं करेंगे, मतलब इंटरनल छोटे छोटे राज्यों को एक नहीं करेंगे, तब तक हम लोग कभी यूनिफाई नहीं हो पाएंगे. इनके बारे में इतना जानने की जरूरत नहीं है. कांग्रेस ऑफ वियना, जैसा आप लोग जानते हैं, बहुत ही फेमस फ़ोटो है. कांग्रेस ऑफ वियना 1815 में जो हुआ था, जब नेपोलियन मर गया था, या फिर उसको एल्बा में जब भेज दिया गया था. The German Confederation. At the Congress of Vienna in 1850, the Allied forces decided to dissolve the Confederation of the Rhine. They wanted to eradicate the memory of the French occupation. The German states now formed the German Confederation, also known as the Bund. मतलब जब 1815 में जो कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन बनाया था नेपोलियन ने, उसको ये लोग हटा दिए, क्योंकि ये लोग नेपोलियन जो जो काम किया था, मतलब जर्मन के कुछ स्टेट में कब्जा किया था, उन सबको हटा के वापस से सही करना चाहता था कि नेपोलियन को याद ही ना रखे. इसलिए नेपोलियन जो तो it protects its member and give them stronger voice. In Europe it had a died parliament but did not much decisions had to be unanimous. तो वही जो जर्मन कॉन्फेडरेशन बना दिया, ये क्या नाम है आपका, वियना कांग्रेस. ये बताइए जर्मनी को यूनिफाई क्यों नहीं किया. सेम केस इटली वाला, वो लोग नहीं चाहता था कोई एक नया पावर उभर के आ जाए. उन लोग का यही कहना था कि कोई एक नया पावर आएगा तो उन्हीं लोग के लिए खतरा है, इसलिए वो लोग नहीं किया. नीचे देखते हैं कांग्रेस ऑफ वियना एस्टेब्लिश ऑस्ट्रिया एज द मेज जर्मन स्टेट्स. अगर आप लोगों को याद होगा थोड़ा सा, वो तो देखे होंगे कि ऊपर में ऑस्ट्रिया है, नीचे में प्रसिया है, हाँ, और बाकी सब जगह छोटा छोटा स्टेट है. तो जो कांग्रेस ऑफ वियना है वो ऑस्ट्रिया को मेन बना दिया. बोला कि ऑस्ट्रिया ही मेन जर्मन स्टेट है. अगर कभी भी जर्मनी यूनिफाई हुआ तो ऑस्ट्रिया ही उसका मेन स्टेट होगा. जैसा मैं आपको इस फोटो में दिखाता हूँ कि ये देखिए, ये है जर्मन कॉन्फेडरेशन जो वो लोग वियना कांग्रेस के लिए बनाए, और ये ऑस्ट्रिया, और ऊपर में यहाँ पे प्रसिया, बाकी सब जगह छोटा छोटा स्टेट है. तो ये सब मिल के, मतलब यही सब मिल के जर्मन को यूनिफाइड जर्मनी कहलाने वाले थे. आइए हम लोग नीचे बढ़ते हैं. जर्मन यूनिफिकेशन. प्रायर टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन देयर वर मोर देन 300 जर्मन स्टेट्स. फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले 300 जर्मन स्टेट्स थे. समझ गए कि आप. प्रसिया एंड ऑस्ट्रिया वर द लार्जेस्ट. प्रसिया और ऑस्ट्रिया लार्जेस्ट था, जिसमें से ऑस्ट्रिया को मेन बना दिया गया था. द स्मॉलर नंबर ऑफ जर्मन स्टेट्स इनकरेज फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म एंड पेट्रियटिज्म अमंग दिस जर्मन स्टेट्स. मतलब जो स्मॉलर नंबर ऑफ जर्मन स्टेट्स थे, उन सब में नेशनलिज्म मतलब राष्ट्र के प्रति प्रेम जाग गया, और उसी की वजह से यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ. कैथोलिक वर्सेस प्रोटेस्टेंट. देखिए भैया, ये थोड़ा सा क्या बोले, धार्मिक मामला है. समझिएगा कि जैसे अब हिंदू होता है, तो हिंदू में भी बहुत तरीके के हिंदू होते हैं. जैसे समझिएगा, एक हिंदू होता है जो मूर्ति का पूजा करता है, एक हिंदू होता है जो मूर्ति का पूजा नहीं करता, मतलब नेचर कोई भगवान मानता है. ऐसे ही इसमें है, एक होता है कैथोलिक, एक होता है प्रोटेस्टेंट. जो कैथोलिक होता है वो बोलता है कि जो चर्च है वो सही है, और जो बाइबल है उसमें सारी बात को हमें मानना चाहिए. और सबसे मेन बात क्या जानते हैं कैथोलिक का, वो पोप को मानता है. इन लोग का कहना है कि पोप जो कहता है सब सही कहता है, इन लोग का यही कहना है. पर जो प्रोटेस्टेंट वाले हैं वो बोलते हैं हम बाइबल को तो मानेंगे पर हम पोप को नहीं मानेंगे. उनका यही कहना है बस. इसीलिए इन दोनों में बहुत मतभेद रहता था. कैथोलिक का मतलब मात्रा बहुत ज़्यादा था, जैसे आप समझ सकते हैं कि कैथोलिक बहुत ज़्यादा बड़ा था. कैथोलिक में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा था, बहुत लोग कैथोलिक मानते थे. अब बहुत कम लोग भी नहीं, तब भी समझ सकते हाफ से ज़्यादा लोग प्रोटेस्टेंट को मानते थे. So German state had once shared the Catholic religion, but this changed after the Reformation. German become divided into Catholic and Protestant. मतलब वही जर्मन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में डिवाइड हो गया, और इसी के चलते 30 साल तक युद्ध चलते रहा. जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस फोटो में, ऊपर में देखिए प्रसिया है, यहाँ पे छोटा छोटा स्टेट है, और यहाँ ऑस्ट्रिया है. यही चीज़ था, मतलब दो पावर था, उसमें से वियना कांग्रेस जो है ऑस्ट्रिया को मेन बना दिया. नीचे बढ़ते हैं. सेम फोटो आ गया है, कोई बात नहीं. हाँ, अब देखिए इसमें इतना कुछ जानने वाला चीज़ नहीं है, ये सब आपके क्लास के हिसाब से बहुत बड़ा चीज़ है. पर हम ऐसे सीधा सिंपल बताते हैं कि कैथोलिक जो है वो समझ है पोप को मानते हैं और बाइबल को मानते हैं, और
प्रोटेस्टेंट जो है वो बस बाइबल को मानते हैं, बोलते हैं कि हम पोप को नहीं मानेंगे। जैसे बहुत लोग होते हैं हिंदू लोग जो पंडितों को नहीं मानते, वैसे ही वाला हालात है। अब समझिएगा कि नॉर्थर्न स्टेट्स, नॉर्थ वर्सेस साउथ ऐसा चला था। नॉर्थ में कौन था? नॉर्थ में था आपका प्रशिया, साउथ में था ऑस्ट्रिया। तो जो नॉर्थ वाले लोग थे वो क्या थे, बन गए, वो क्या थे, प्रोटेस्टेंट। मतलब जितने भी प्रोटेस्टेंट सपोर्टर थे सब नॉर्थ में चले गए, प्रशिया के पास। और साउथर्न स्टेट सब कैथोलिक वाले जो थे वो ऑस्ट्रिया को सपोर्ट करते थे। तो इसीलिए सब कोई जो जो कैथोलिक था वो अपना साउथ में आ गया, जो प्रोटेस्टेंट था अपना नॉर्थ में चला गया। तो आप समझ गए नॉर्थ वर्सेस साउथ क्या था। प्रशियन असेंडेंस क्या था। प्रशिया देखिए भैया एक लिबरल कंट्री, लिबरल मतलब बोलते थे लिबरल स्टेट था। उसके हिसाब से जैसे प्रोटेस्टेंट वो पहले बताते थे कि पोप को नहीं मानता है, तो उन लोग का कहना ये था कि हम लोग मॉडर्नाइज कर सकते हैं अपने आप को। वो लोग आधुनिक देश वाले थे, मतलब समझे, आधुनिक मॉडर्नाइजेशन को सपोर्ट करते थे। वो लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन में मानते थे, मिलिट्री स्टेट में मानते थे, जबकि जो ऑस्ट्रिया था वो इस समय नहीं मानता था। ऑस्ट्रिया एग्रीकल्चर में मानता था। अपोजिंग आइडियाज़, अब अपोजिंग आइडिया क्या है। अब उन लोग का एक अपोजिंग आइडिया था कि द ग्रेटर जर्मनी, जर्मनी इंक्लूडिंग द ऑस्ट्रियन एम्पायर और जर्मनी एक्सक्लूडिंग द ऑस्ट्रियन एम्पायर। तो बताइए ये किसका आइडिया हो सकता है? ये था प्रशिया का आइडिया। प्रशिया बोलता था या फिर ग्रेटर जर्मनी होगा जो ऑस्ट्रिया को लेके बनेगा, या फिर लिटिल जर्मनी जो ऑस्ट्रिया को छोड़ के बनेगा, पर ऑस्ट्रिया यूनिफाई जरूर होगा, उनका कहना यही था। अब आइए समझते हैं जुल्वरीन क्या था। जुल्वरीन था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसका मतलब ये था कि जैसे जो 39 स्टेट से जो नेपोलियन बना के गया था, उन सब में आपस में हम लोग बिना किसी बैरियर के, बिना किसी टैक्स के हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। इस बार पॉलिटिकली नहीं लिया गया। देखिए अब पॉलिटिकली लिया जाएगा तो फिर वही झंझट। मतलब ये जुल्वरीन समझिए एक तरीके से यूनिफाई करने के लिए, आपस में दूरियां कम करने के लिए, हाँ दूरियां कम करने के लिए जुल्वरीन किया गया था। पर ये पॉलिटिकली नहीं किया गया था कि कोई नेता है भैया, अब वो नेता हर जगह का राजा बन गया, उसी की वजह से हम लोग एक साथ रहेंगे। नहीं, इकोनॉमिकली किया गया कि ट्रेड चालू करो, देखियो अपने आप सब मिलने लगेंगे। ये एक आइडिया था और फिर चालू भी हुआ। तो ये देखिए जो ऊपर में प्रशिया है, तो यहाँ बहुत सारे जगह पे ये सब चलना मतलब फ्री ट्रेड चालू हो गया बहुत सारे जगह पे। 25 स्टेट में, जहाँ तक मुझे याद है 25 स्टेट में फ्री ट्रेड चलता था। सब किसी भी यहाँ से वहाँ जाके कोई भी ट्रेड कर सकता था, बिना किसी टैक्स के, बिना किसी टैरिफ के, बिना किसी बैरियर के। आप समझते हैं कि जुल्वरीन मतलब जुल्वरीन का टॉपिक को समझते हैं अच्छे से। ये तो हम ऊपर ही बात बता दिए। वही विदाउट टैरिफ बैरियर के हम लोग किसी भी स्टेट में जाके, जो जर्मनी के अंदर आता है, हम लोग वहाँ जाके अपना ट्रेड कर सकते हैं। अब देखिएगा ये ज़माना कौन सा बोले तो ये है आपका 1850s का ज़माना, मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ज़माना। अब जैसे आपको अब पता तो नहीं होगा आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में, क्योंकि मैंने अभी वीडियो नहीं बनाया। जब बनाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब क्या, औद्योगिकरण। मतलब जैसे फैक्ट्री बन रहे थे, काम हो रहा था, तो अब किसी भी आप एक जगह में, मान लीजिए आप छोटे से जगह में रहते हैं, आप हावड़ा में रहते हैं, हाँ हावड़ा में रहते हैं, यहाँ पे बहुत सारा फैक्ट्री लग गया, ठीक है, मान लीजिए 8-10 फैक्ट्री लग गया, तो आप कितने लोगों को, अब हावड़ा का आदमी कितना कपड़ा खरीदेगा? आपका मतलब जो एक्सपेंसेस है, आपका जो मतलब रॉ मटेरियल आप जो बना रहे हैं वो ज़्यादा है, पर ख़रीदने वाला कम है, तो आप क्या कीजिएगा, आप ट्रेड कीजिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था इसके लिए, इसलिए जुल्वरीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो टैरिफ वरीफ हटा, इसलिए बहुत जनों का संबंध भी ठीक हो, मतलब एक दो देश का संबंध भी ठीक हो आपस में। अब जुल्वरीन इन 1836 25 of the 39 Germans had joined the economic alliance। ये जो इकोनॉमिक अलायंस जुल्वरीन वो 39 में से 25 जर्मन स्टेट ने मान लिया कि हम लोग अब फ्री ट्रेड के लिए बोलते हैं कि फ्री ट्रेड हो सकता है। दिस इंडिकेटेड दैट अ मोर परमानेंट पॉलिटिकल यूनियन कुड बी बेनिफिशियल। द हिस्टोरियन विलियम कार्ड रेफर टू जर्मनी एज द माइटी लेवल ऑफ द जर्मन यूनिफिकेशन। विलियम कार्ड जो थे उन्होंने बोला कि जुल्वरीन माइटी लेवल मतलब जर्मन यूनिफिकेशन का बहुत बड़ा कारण है, इसी की वजह से स्टार्ट हुआ। तब आगे बढ़ते हैं। द फ्रेंच ऑक्यूपेशन लैंड बिफोर 1815 रिजल्टेड द ग्रोथ ऑफ फ्रेंच टुवर्ड द ऑक्यूपेंसी फोर्सेस। दिस फीलिंग लेड टू द रिएक्ट अगेंस्ट फ्रेंच आइडियाज एंड कल्चर। इंस्टीड ऑफ फ्रेंच नेशनलिज्म जर्मन रोमांटिज्म फ्लरिश्ड। वही जो 1815 में नेपोलियन करके गया था कि यहाँ पे इसका फोर्स रहता था जर्मनी में, जिसकी वजह से लोगों में अब देशभक्ति की भावना उठ गई थी। तब सब फ्रेंच रेशनलिज्म को छोड़ के जर्मन रोमांटिसिज्म, गलत मत समझिएगा, हम जानते हैं आप बहुत गलत आदमी है। यहाँ पे रोमांटिसिज्म का मतलब है, मतलब जर्मन के नेशनलिज्म ही समझ सकते हैं, अपने देश के प्रति प्यार। तो आर्टिस्ट राइटर्स ये सब कहते हैं अपना लिखना चालू कर दिए, समझते भैया। देखिए एक बार बता रहे हैं कि किसी देश के इंडिपेंडेंस में ना बहुत हाथ
वहाँ के आर्टिस्ट, राइटर, ट्रेडिशन, कल्चर, इस सब में बहुत हाथ होता है, क्योंकि ये लोग दिखाते हैं, लोग के जनता के पास जाके बताते हैं, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे पढ़ी हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, वो किसी भी आर्टिस्ट, पोइट्री, ये सब को देख के समझ सकती है। अब देखते हैं रेवोल्यूशन ऑफ 1848 का क्या फ़र्क पड़ा। तो नेशनलिज्म रिसेस असेंबली जर्मन रेवोल्यूशन रिजल्ट इन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। एक फ्रैंकफर्ट टाउन का पार्लियामेंट था जो जर्मनी में था। ये पैन जर्मन पार्लियामेंट, पहली बार पार्लियामेंट ये बना था जो यूनिफाई करने के लिए, पहला बार ऐसा पार्लियामेंट बना था जो पूरे जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए बना था। रेवोल्यूशन ऑफ 1848, कॉन्स्टिट्यूशन, लिबरलिज्म। पहले आपको बता चुका है कि लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है। ऑस्ट्रिया सेड इट वुड बी अपोज अ सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट इन जर्मनी। ऑस्ट्रिया बोला कि एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट होना चाहिए जर्मनी में जो पूरे जर्मनी को संभाले। हाँ, तो प्रशियन किंग फ्रेडरिक विलियम सिक्स को ये बोला गया कि ऑफ़र किया गया कि भैया, जो पार्लियामेंट था वो ऑफ़र किया कि भैया आप बन जाइए, आप थोड़ा अच्छे राजा लगते हैं। पर ये नहीं माने, ये बोल दिया कि नहीं भाई, हमको नहीं बनना है। काहे नहीं बनना है? उनका कहना ये था कि अब हम बन तो जाएंगे, पर अब ये इसमें तो पार्लियामेंट का राज होगा, हमको बहुत कम मतलब जिम्मेदारी क्या बोल सकते हैं उसको, पावर मिलेगा। हाँ, बहुत कम पावर मिलेगा, इसलिए वो मना कर दिए। इतना आप समझ ही होंगे भी, आवाज सपोज टू एनी लिमिटेशन ऑन रॉयल पावर्स पर भी लिमिटेशन आ गया, इसलिए वो मना कर दिया कि हम नहीं बनने वाले, जिसको बनाना बनाओ। तो अब मेजर डिफरेंस क्या था ऑस्ट्रिया और प्रशिया में? मेजर डिफरेंस क्या था? प्रशिया जो था वो लिबरल था, ऑस्ट्रिया जो था कंजर्वेटिव था। अब लिबरल मतलब तो आपको बताई है, जो आधुनिकरण मतलब मॉडर्नाइजेशन में विश्वास करते हैं। कंजर्वेटिव मतलब वही पुराने सोच वाले, समझ गए ना, पुराने सोच वाले। और उनके हिसाब से लिबरलिज्म जो था एक दानव था, एविल। हाँ, नीचे चलते हैं। Proposed German unification. Proposed country was one in which the parliament would have considerable power, with limitations of the royal prerogative. Frederick William of set turns the offer of the turns down was opposed to any limitation of royal power. हाँ, वही चीज़ है भाई कि फेरिक विलियम ने जो मना कर दिया था, फेल किया। फ्रैंकफर्ट का जो फ्रैंकफर्ट ये काम किया, इसकी वजह से फेल हो गया ये चीज़। साइंस ऑफ थिंग्स टू कम। 1859 फ्रांस एंड पिडमोंट डिफीट ऑस्ट्रिया इन द नॉर्थर्न इटालियन वॉर। वो हम आपको इसमें बताए थे, क्या बोलते हैं, इटाली के यूनिफिकेशन में, कि फ्रांस और पिडमोंट मिलके ऑस्ट्रिया को हरा देते हैं नॉर्थर्न इटालियन वॉर में। हाँ, मेंटेनेंस ऑफ ऑथराइजेशन रिजाइम इन वियना रिलाई अपॉन रिस्पेक्ट ऑफ द मिलिट्री पावर्स। Second by defeat. Power underscores throughout the empire to hold unrest. Franz Joseph agrees to constitution the Sassafras parliament. इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाला है नहीं, बस ये बता रहा है कि 1859 में वो जो नॉर्थर्न इटालियन वॉर हुआ उसमें ऑस्ट्रिया हार गया, इसलिए ऑस्ट्रिया कमज़ोर हो गया। अब ये देखिए, फ्रांस जोसेफ ऑफ ऑस्ट्रिया 1848 से 1866 तक वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने। फ्रेडरिक विलियम ऑफ प्रशिया सफर्स अ ब्रेकडाउन। उनको मतलब झटका लगा। ब्रदर विलियम मतलब कुछ भी समझिए, वो हार गए या फिर गद्दी छोड़ दी। हाँ, तो उनके जो ब्रदर विलियम थे उन्होंने गद्दी संभाला। अब वो आते ही एक दो तो अनाउंस कर दिए रिफॉर्म, मतलब नया नया बिल लेके आ गए। बोले कि ऐसा नहीं होगा, पहले जैसा होता था वैसा नहीं चलेगा, अब हम चलाएंगे क्योंकि गुरु हम हैं। ऐसा वो बोले, हम नहीं बोले भाई। विलियम वन, यह है विलियम वन का फोटो, देख सकते था। दाढ़ी मूछ रखने वाले आदमी था भाई, लोग का तो मुँह ही नहीं समझ आता, चला ऐसा ज़्यादा डरिए रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओह सॉरी भाई, सॉरी, कोई बुरा मत मानना है, क्या कर सकते हैं, ये PDF है ही ऐसा, ऊपर नीचे चल रहा था कभी कभी। हाँ, हम थोड़ा नीचे जा रहे हैं, थोड़ा टाइम दीजिएगा हमको। सॉरी, बर्बाद हुआ तो 10 सेकेंड भगा लीजिएगा। हाँ, तो वो आते ही क्या किए, ओटो वॉन बिस्मार्क को प्राइम मिनिस्टर बना दिए। ऐसा आप इटली यूनिफिकेशन में देखिएगा ना, तो कवूर का बहुत बड़ा हाथ था। और ये जो प्राइम मिनिस्टर थे यहाँ के बिस्मार्क, वो जर्मनी की यूनिफिकेशन में बहुत बड़ा हाथ था। ये क्या किए, वही इनका भी काम वही था, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, मतलब छोटे छोटे स्टेट को मिला के एक बनाना। इनके कुछ आइडियाज़ भी थे, इनके कुछ आइडियोलॉजीज भी थे, जो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपको जैसे याद होगा जब इंडिया फ्रीडम हुआ था तो इसमें कुल 525 स्टेट्स थे। हाँ, तो उनको कौन जुड़ा था? आप मुझे बस ये बताइए कमेंट में कि उनको कौन जुड़ा था। हाँ, जो पहले बताएगा भाई उसको नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट मिलेगा। ऑटो वन बिस्मार्क वांटेड अ यूनिफाइड जर्मनी बट विद द प्रेजेंट डोमिनेंस। सेम कबूल वाला हालत था, जैसे वो चाहते थे कि वो विक्टर इमैनुअल के अंडर रहे, और ये चाहते थे कि प्रशियन डोमिनेंस के अंदर। क्यों भाई, ये तो प्रशिया के है। अब भाई ये भी नेशनलिज्म में आ जाएगा कि भाई अपने दोस्त को पहले रखना, खुद से ही पहले रखना। ये देखिए एक आदमी थे वो जो इनको सपोर्ट करते थे। ये देखिए ये कंजर्वेटिव थे। ये मतलब इनका कहना ये था कि कोई आइडियोलॉजी नहीं, मतलब होता है ना किसी किसी लोग का सिद्धांत,
हम ये बोले तो हम ये करेंगे। इनका कहना यह था भाई पहले अपना देश है, अगर मुझे अपने देश के लिए झूठ भी बोलना पड़े तो मैं बोलूँगा। इनका बस यही था। इनका पॉलिटिकल बहुत बताएं क्या बोले छोड़ दो। उस समय के समझ सकते हैं, अभी के नेता जैसे है ना उस समय के ये थे वैसे, मतलब वादा तो कर देंगे पूरा नहीं करेंगे। अभी के नेता लोग के लिए देश इतना वो नहीं होता जितना इनके लिए इनका देश बहुत महत्व रखता था। नो आइडियल्स नो प्रिंसिपल्स, पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन पावर। इनका कहना में ये था मेरा कोई सिद्धांत नहीं है, मेरा कोई आइडियल नहीं है, पॉलिटिक्स बेस्ड करता है पावर में, जिसके पास पावर है उसके पास सत्ता है। तो रीपॉलिटिक इन प्रशिया, चेंज इन एटीट्यूड ऑफ द लिबरल्स, fatal mistake was assumed that enthusiasm and selflessness could be translated into power and substitution for। आप देखिए भैया प्रशिया में कौन रहता था, लिबरल लोग, और ये कैसे थे ऑटोमन बिस्मार्क, कंजर्वेटिव टाइप के। इनका क्या नाम ये था कि मेरा मतलब समझ है ना, ये देखिए ये भी थोड़ा सा बताएं प्रोटेस्टेंट टाइप, मतलब कैथोलिक टाइप के थे, मतलब ये चर्च पे विश्वास करते थे, पोप पे भी विश्वास करते थे। पर ये ना प्रशिया के थे और इसलिए ये चाहते थे कि प्रशिया जीते। तो उनका एटीट्यूड जो था लिबरल्स की तरफ, ये कहते थे कि ये भी भाई अब जो भी रहेगा कंजर्वेटिव वो तो बोलेगा ना लिबरल गलत है, ये लिबरल को गलत बोलते थे, जिसकी वजह से आप समझ सकते हैं आप उस इलाका का प्राइम मिनिस्टर बने हैं, और वो भी बिना चुने, इनको बिना कोई चुना नहीं था, इनको वो जो विलियम वन है ना भाई, उनके भाई विलियम वन वो बना दिए थे, इसलिए बहुत लोगों में गुस्सा था। थ्योरी एंड रीथ्योरिक वुड नॉट वर्क, बीइंग आइडियलिस्टिक इक्वल्स टू अनरियलिस्टिक। मतलब अगर आप आइडियलिस्टिक हैं, मतलब आप अपने सिद्धांतों को मानते हैं, तो आप कभी रियलिस्टिक नहीं बन सकते। इनका क्या नाम ये था। अब ये देखिए जो ऑटोमन बिस्मार्क एक कोट कहते हैं, वो कहते हैं कि जर्मनी डज नॉट लुक टू पास लिबरलिज्म बट टू पावर हर, नॉट बाय स्पीचेस एंड मेजोरिटीज विल द ग्रेट क्वेश्चन ऑफ द डे ही डिसाइडेड बट बाय आयरन एंड ब्लड। ऐसा ही सेम को इंडिया में कहा था, कौन कहा था, सुभाष चंद्र बोस। इनका क्या नाम ये था कि आयरन और ब्लड, या फिर मरो या फिर मारो, यही है, या फिर आयरन मतलब स्वर, उससे लड़ो, या फिर अपना खून निकाल दो मतलब मर जाओ, पर हम लोगों को अब बात से काम नहीं चलेगा, हम लोग को लड़ना पड़ेगा। इसका यही मतलब है आयरन, बट ये कभी कभी 1-2 मार्क्स का आ जाता है, इसको देख लीजिएगा। चैलेंजेस बिफोर बिस्मार्क्स। अब इसमें चैलेंजेस क्या था देखिए। सोशलिज्म मतलब समझते हैं, समाजवाद। मतलब देखिए मान लीजिए एक एरिया है, हाँ, अब इसमें 10% लोग हैं, ये सब बहुत अमीर है और 90% गरीब है, हाँ, तो ये सोशलिज्म नहीं हुआ। सोशलिज्म क्या हुआ, जहाँ ये पूरा एरिया है इसमें सब एक बराबर का है। और समझिए कोई फैक्ट्री है तो उसमें अगर जितना पैसा उस मेन को मिल रहा है उतना पैसा उसको मिलेगा, मतलब प्रॉफिट का हर हिस्सा सबको बराबर मिलेगा। और ये जो प्रशिया वाले थे ये सब सोशलिज्म मतलब सोशलिस्ट थे, तो ये सब क्या करते थे जानते हो, और ये सब सोशल वेलफेयर प्रोग्राम करते थे, मतलब जो लोगों के भलाई के लिए हो। ये लोग आर्मी उर्मी में उतना खर्चा नहीं लगवाते थे, तो ये क्या किए, जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थे बिस्मार्क बैंड करवा दी, बोला ऐसे ही बोले यार तुम लोग कुछ करवाता नहीं है, बस सोशल वेलफेयर करके ऐसे जर्मनी यूनिफाई होगा, इसलिए यही बोल के वो इनको भगा दिए। यार बाबा नीचे चल जाता है ना, हाँ ये रहा चैलेंजेस बिफोर बिस्मार्क। तो ये क्या किए, ये वो तो कर दिए भाई, अपना आइडिया तो लगाई थे ना भाई ये क्या करना है, तो ये क्या किए हेल्थ इंश्योरेंस निकाल दिए, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ओल्ड एज एक्सपेंसेस। तो आप में से कुछ दुष्ट लड़का लोग नहीं, अच्छा लड़का लोग ही सोचेगा कि भैया वहाँ उस टाइम तो गाड़ी था ही नहीं, तो एक्सीडेंट कैसे हुआ। अरे भैया वो कौन सा ज़माना था, इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में मतलब उस टाइम तो उतने अच्छे मशीन नहीं थे, किसी के ऊपर भारी वो गिर गया, मतलब लोहा हुआ उसका हाथ टूट गया, तो उसके लिए भी एक्सीडेंट का इंश्योरेंस, हेल्थ का इंश्योरेंस, ओल्ड एज पेंशन, ये सब ये कौन करवाए, ऑटोमन बिस्मार्क। बताइए देखिए आपको हम इंडियन नेता से इसको समझाते हैं। उधर 5,000 करोड़ का घपला होगा और वहाँ पे कोई नल लगवा देंगे ना, मान लीजिए रोड बना, रोड के लिए गवर्नमेंट जो है 60-70 करोड़ रुपया सेंक्शन की, पर रोड ना बनवा के उसमें से 1-2 करोड़ लगवा के 3-4 जगह 5-6 जगह जितना भी जगह नल लगवा दें, तो जनता क्या सोचेगी कि अच्छा काम किया है, पर वो ये नहीं सोचेगी कि कितना पैसा जो रोड बनने में आया वो नहीं बना। वही चीज़ ये भी की, ये क्या कि हेल्थ इंश्योरेंस निकलवा दी, एक्सीडेंट इंश्योरेंस निकलवा दिया, ओल्ड एज पेंशन निकलवा दी, जिससे थोड़ा ध्यान इन लोग का डाइवर्ट हो जाए जनता का। ये इनका वो था हाउ टू काउंटर लिबरल्स। ये लिबरल्स को कैसे काउंटर किए ऑटोमन बिस्मार्क। कुलतुर काम्फ, वाह का नाम है, was the name given to a period in German history 1870 where the German chancellor Otto von Bismarck sought to subject the Roman Catholic Church in Germany to state controls and governance.
ये क्या किए लिबरल को काउंटर करने के लिए। अब ये कैथोलिक ही थे, मान सकते हैं आप, ये लोग कैथोलिक थे, ये चर्च में विश्वास करते थे। पाप भैया इनके लिए अपना देश आ गया था, इसलिए अब कैथोलिक छोड़ के प्रोटेस्टेंट बन गए। अब ये कैथोलिक चर्च के लिए भी बहुत मतलब कदम उठाने लगे कि ऐसा नहीं चलेगा, उन लोग का पावर को कम करने लगे। Otto von Bismarck sought a government that would be parliamentary but at the same time allow authorization policies। एक ऐसा गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट्री हो और वो ऑथराइजेशन पॉलिसीज़ को रोके ना। देखिए अब मतलब अब उसको ओटो वन बिस्मार्क को एक आर्मी खड़ा करना है, तब ये नहीं कि उसको पार्लियामेंट से इजाज़त लेना पड़े कि हमको आर्मी खड़ा करना है, ऐसा ना हो, वो अपने से आर्मी खड़ा कर सके। और जानता था ओटो वन बिस्मार्क कि जब भी हम पार्लियामेंट से मांगेंगे कि 2 पैसा दो, तो वो देगी नहीं, और जब तक वो किंग से अप्रूव नहीं होगा। तो वो चाहते थे कि उनके हाथ में ऐसा पावर हो कि वो आर्मी को अपने खड़ा कर सके, यानी कि बाबा जाए पार्लियामेंट से पैसा मांगे, पार्लियामेंट को बोले कि 2 पैसा दो, और वो बोले कि जाओ तुम पहले किंग से पूछ कर, ऐसा नहीं चाहते थे। बिस्मार्क एंड गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू कलेक्ट टैक्सेस एंड फंड द आर्मी एज बिफोर। वो बिस्मार्क क्या करते थे, बिस्मार्क और गवर्नमेंट जो था वहाँ का, वो ऐसे ही पैसा लेते गया, सबसे फंड टैक्सेस लेते गया और उसको आर्मी में लगाते गया। बोला कि तुम लोग जो भी करो उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है। कहाँ गया यार, बार बार हो जा रहा है यार, 1 मिनट भाई, सॉरी भाई लोग, 1 मिनट। साथ दे सकते हैं बोर्जुइस वुड ऑब्टेन द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक कंसोलिडेशन। ये हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे हैं कि बोर्जुइस जो थे, मतलब बोर्जुइस मतलब होता है कॉमन लोग, वो उनको फ़ायदा मिल रहा था ओटो वन बिस्मार्क का जितना भी था। जैसे वो जो हेल्थ इंश्योरेंस लाया, ये सब किसके लिए था, ये तो कॉमन पीपल के लोग, ये अच्छा था, इसलिए वो खुश हैं। किंग रिटेन द एडवांटेजेस ऑफ पॉलिटिकल डोमिनेशन, अब किंग भी खुश था। क्यों खुश था, अब यह बिस्मार्क जो था आर्मी बना रहा था, तो वो लोग एक जगह को जाके लूट रहे थे, जिसकी वजह से किंग भी खुश। अब किंग खुश, आधा से ज़्यादा जो प्रजा है बोर्जुइस वो भी खुश, तो क्या करेगा काजी, वही बात हो गया। ये देखिए, ये अभी वाला जो डायग्राम आपको दिखाए थे कि जो अभी का डायग्राम आपको एक बार हम जब बताया ना कि देखिए ये जो जर्मनी है ये यहाँ पे है और रसिया यहाँ पे, और जो शुरुआत में एक डायग्राम दिखाए थे मैप, उसमें दिखाया था कि जर्मनी और रसिया इतना पास है। तो समझिए पोलैंड, ये बेलारूस, ये सब बाद में यहाँ से निकला है, सब जगह इसके पास था। और जो तब कितना बड़ा होता है ये जगह, इतना बड़ा कम से कम। तो आगे नीचे बढ़ते हैं कि रशियन डिफीट इन क्रीमियन वॉर कीप्स देम आउट ऑफ अ कॉन्टिनेंटल पॉलिटिक्स, ब्रिटेन कंसर्न अबाउट इंटरनल रिफॉर्म, नेपोलियन III होप्स दैट इंटरनल जर्मन सिविल वॉर माइट लेट हिम एक्सपेल। हाँ, तो ये जो मतलब ओटो वन बिस्मार्क कहीं कहीं जाके लूट रहे थे, अगल बगल के जगहों को अपने पास लेके आए थे, तो और देश को तो मतलब थोड़ा उसमें टांग अड़ाना ही था, क्यों नहीं अड़ा रहे थे। रसिया जो था वो क्रीमियन वॉर में बिजी था, ब्रिटेन जो था वो अपना इंटरनल रिफॉर्म, मतलब जो सिविल जैसा नहीं होता आपस का जो छोटा मोटा लड़ाई होता है उसको निभाने में वो था। नेपोलियन III जो था वो इंटरनल जर्मन सिविल वॉर जो था, मतलब नेपोलियन III सोचा कि अब जर्मनी वाले लोग आपस में लड़ रहे हैं, ऑस्ट्रिया प्रसिया छोटा छोटा राज्य, तो इससे हम ही को फ़ायदा होगा, जैसे ही लोग को कमज़ोर देखेंगे वैसे ही लोग के ऊपर हमला कर देंगे। एक आता है सेगलिस वीक वॉर, इसका नाम है ख़राब है, अच्छा शरीर पर पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। प्रशिया प्लस ऑस्ट्रिया वर्सेस डेनमार्क। अब देखिए भैया आप लोग का आप अपना सर खुजाने लगे होंगे कि प्रशिया और ऑस्ट्रिया प्लस, मतलब प्रशिया ऑस्ट्रिया एक साथ, वो भी डेनमार्क के खिलाफ। तो मतलब जो ओटो वन बिस्मार्क थे वो एक दिमाग लगा, बोले कि ऑस्ट्रिया को बोले कि सुनो अभी मेरे साथ आओ, हम लोग डेनमार्क को जीतते हैं, उसके बाद फिर कुछ कुछ जगह तुम ले लेना, कुछ जगह हम ले लेंगे, और फिर हम लोग अपना काम कर लेंगे। तो 1864 में वॉर हुआ डेनमार्क का। डेनिश किंग रूलर ओवर होस्टन एज अ ड्यूक, दिस प्रोविंसेस वर एथनिकली जर्मन, मतलब ये प्रोविंसेस जर्मन ही थे क्योंकि लोग जर्मन लैंग्वेज बोलते थे, इसी लोग चाहते थे कि इसको अपने में मिला दें। तो डेनिश किंग जो थे वो स्लेज़विग होस्टन वो ड्यूक थे, हॉलैंड के थे समझ लीजिए। हाँ, डेनमार्क एनेक्सेस स्लेज़विग इनटू द कंट्री, डेनमार्क ने स्लेज़विग को कंट्री, मतलब डेनमार्क स्लेज़विग पे कब्जा करके रखा था। तो ये दोनों मिलके जाते हैं, उन लोग को हरा देते हैं और उस पर कब्जा कर लेते हैं। कब्जा करने के बाद क्या हुआ, हाँ 1864 war with Denmark, Austria wanted them to become an independent country in the German Confederation, Prussia sought outright annexation। ऑस्ट्रिया चाहता था कि वो एक जर्मन कॉन्फेडरेशन, मतलब इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाए इन द जर्मन कॉन्फेडरेशन, और प्रशिया चाहता था कि वो उस पर कब्जा कर दें। स्लेक्सिस होल्स्टन कॉम्प्रोमाइज़, इसका कॉम्प्रोमाइज़ क्या हुआ, जब ये लोग जीत गए, ऑस्ट्रिया प्रशिया दोनों मिल के मारेगा तो डेनमार्क तो हार ही जाएगा ना। तो क्या हुआ, जो हॉल्स्टन जगह था वो ऑस्ट्रिया को मिल गया और स्लेक्सबर्ग प्रशिया को मिल गया।
और जॉइंट सवर्निटी मतलब 2 राजा मिलके इसको चलाने लगे। पर ऑस्ट्रिया प्रेसिया कभी दोस्त हो ही नहीं सकता, इन लोगों में वापस से दुश्मनी बढ़ने लगी। तो नॉर्थ जर्मन कॉन्फेडरेशन, अब ये देखिए नॉर्थ जर्मन कॉन्फेडरेशन और साउथ जर्मन कॉन्फेडरेशन हो गया। तो जो बोले नहीं छोटे छोटे राज थे वो सब ऊपर के सब राज प्रसिया में मिल गए, और जो नीचे के सारे राज थे वो ऑस्ट्रिया में मिल गए। वो ऑस्ट्रिया के जो नीचे राज के थे वो तो प्रोटेस्टेंट वाले थे, कैथोलिक वाले थे। उससे भैया ऑस्ट्रिया में मिल जाते हैं, नहीं तो साला आएगा ऊपर से प्रसिया हम लोग को भी अपने मिला लेगा, ये सोच के वो लोग मिल गए। तो ऑस्ट्रो प्रसियन वॉर हुआ। अब आया मेन वॉर ऑस्ट्रिया और प्रसिया में। बोले या फिर ऑस्ट्रिया ही रह जाएगा या फिर प्रसिया ही रह जाएगा। 1866 में हुआ। हाँ, तो आप जैसा देख सकते हैं कि ये प्रशिया है और ये जो प्रशिया है और नीचे ऑस्ट्रिया है। ये प्रशिया का मेन इलाका बता रहा है, ठीक है। अब फ्रांस और ऑस्ट्रिया। बिस्मार्क न्यू फ्रांस लीडर नेपोलियन III फ्रॉम हिज टाइम एज अ लीडर ऑफ फ्रांस। तो जब प्रशिया और ऑस्ट्रिया का लड़ाई हो रहा था तो फ्रांस मतलब प्रशिया जानता था कि फ्रांस जो है ऑस्ट्रिया का मदद जरूर करेगा। हाँ, अब बिस्मार्क प्रेसिडेंट नेपोलियन टू नॉट इंटरवीन। बिस्मार्क बोला भी कि तुम ये ऑस्ट्रो प्रशियन वॉर में मत लो, मैं तुमको ज़मीन दे दूंगा, जब ऑस्ट्रिया का जीतूंगा तो ऑस्ट्रिया का बहुत सारा ज़मीन दे दूंगा। तो ये 7 हफ्तों का वॉर चला, इसको हम लोग 7 वीक्स वॉर भी कहते हैं। ऑस्ट्रियन आर्मी क्या किया, डिस्ट्रॉयड एट द बैटल ऑफ, मतलब वो हार गया। डिस्ट्रॉयड द बैलेंस ऑफ पावर अचीव्ड एट द कांग्रेस ऑफ वियना 50 ईयर्स बिफोर। मतलब जब 50 साल पहले जो वियना कांग्रेस बोला था कि बैलेंस ऑफ पावर होगा, मतलब सब में पावर बराबर होगा, पर अब तो ऑस्ट्रिया कमज़ोर पड़ गया, ऑस्ट्रिया हार गया और प्रशिया जीत गया। अब फ्रांसो प्रशियन वॉर। अब भैया देखो, अब फ्रांस को पता नहीं कहाँ गुस्सा, ये फ्रांस सोचा कि प्रशिया और मतलब फ्रांस तो यही सोचा था ना कि प्रशिया और ऑस्ट्रिया लड़ रहा होगा, जो भी जीतेगा वो कमज़ोर तो हो ही गया होगा, हम जाके वहाँ पे हमला करके जीत जाएंगे। तो बिस्मार्क बिलीव दैट द वॉर विद फ्रांस वुड अलाउ हिम टू यूनाइट ऑल जर्मन स्टेट। बिस्मार्क जाना था कि अगर मैं फ्रांस से वॉर हुआ तो मुझे जर्मन को यूनिफाई करने में बहुत मदद करेगा। जैसा आप देख सकते हैं ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऊपर जर्मन एम्पायर, ये जर्मनी बन गया था। और फ्रांस स्पेनिश कैंडिडेट इन जुलाई 1870 was proposed that the Prussian prince Leopold of Hohenzollern became Spanish king. फ्रांस feared being surrounded by enemies। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पे आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे इसीलिए हम फोटो इसको लगाए, तभी हमको याद आ रहा है। ये जो स्पेन था, तो स्पेन में क्या हुआ, रेवोल्यूशन हुआ, स्पेनिश रेवोल्यूशन। तो वहाँ भी एक मतलब वहाँ के लोग बोले कि जर्मनी का एक राजा को बोले कि आओ इधर यहाँ पे तुम राज करो। अब फ्रांस घबरा गया, कहाँ है बताओ। अब बोला भाई इधरों से घेर लेगा, इधरों से घेर लेगा, हम जाएगा कहाँ, हम तो धीरे मर जाएगा। यही सोच के आगे देखते आगे क्या हुआ। हाँ, एम्स टेलीग्राम। तो फ्रांस का एम्बेसडर था, तो प्रशिया को एक टेलीग्राम जैसा भेजता है। टेलीग्राम मतलब वो टेलीग्राम नहीं जहाँ से तुम पायरेटेड पिक्चर डाउनलोड करता हूँ, गलत बात है, मत किया करो। काउंट बेनेडिक्ट प्रोटेस्टेड टू किंग विलियम I अबाउट द स्पेनिश प्लान। जो काउंट बेनेडिक्ट थे वो बोलते हैं किंग विलियम I को अबाउट द स्पेनिश प्लान। बिस्मार्क एडिटेड अ टेलीग्राम। बिस्मार्क का कि बहुत चलाक आदमी था, वो टेलीग्राम जो है ना उसको एडिट कर दिया अबाउट दिस टू सजेस्ट द कैसर हैड इंसल्टेड द एम्बेसडर। वो क्या बोल दिया कि जो कैसर है वो एम्बेसडर को इंसल्ट किया है। बिस्मार्क लीक इट टू द न्यूज़पेपर, और वो न्यूज़पेपर में लीक करवा दिया। फ्रांस वॉज आउटरेज्ड। अब फ्रांस फंस गया, समझे ना वो क्या किया, मतलब बिस्मार्क लाया टेलीग्राम, अब उसमें उसको मतलब समझ ना कुछ उल्टा फुल्टा लिख दिया और वो बोल दिया कि कैसर जो है इंसल्ट किया है एम्बेसडर का। तो जो फ्रांस का एम्बेसडर था वो समझ नहीं है ना, काउंट बेनेडिक्ट जो था यहाँ पर किंग विलियम, जब वहाँ से टेलीग्राम भेजा वापस जो रिटर्न में रिप्लाई भेजा, तो उसी में एम्बेसडर के खिलाफ वो कुछ लिख दिया और उसको लीक करवा के न्यूज़पेपर में डलवा दिया, जिससे फ्रांस बहुत गुस्सा हो गया, फंस गया। तो फ्रेंच का डिफीट कैसे हुआ, फ्रेंच वर डिफीटेड बाय द यूनाइटेड आर्मीज ऑफ द नॉर्थ एंड साउथ जर्मन कॉन्फेडरेशन। फ्रांस हार गया। जो अब देखिए जब फ्रांस जैसा फॉरेन कंट्री जर्मनी पे हमला करेगा तो नॉर्थ और साउथ अपना मतभेद भूल के दोनों मिल के एक साथ उससे लड़ने लगते हैं। बिस्मार्क हेवली पनिश फ्रांस इंक्लूडिंग टेकिंग लैंड सच एज एलेसरन ऑल्सो मनी टू। बिस्मार्क क्या किया, अब दोनों मिल गया तो इतना बड़ा एरिया बन गया, वो मिल के फ्रांस को हरा देता है और उससे कुछ पैसा भी लेता है, जो कि 5 बिलियन फ्रैंक, भाई बहुत पैसा। और एल्सेस लॉरेन जो भी है जगह का नाम का एक जगह भी ले लेता है उससे। अब बिस्मार्क का रोल क्या था, बिस्मार्क वाज द मैन हु इंजीनियर्ड मोस्ट फ्रेंच एक्शंस एंड सो प्रोवोक द वॉर। बिस्मार्क ही था जो बहुत सारे फ्रेंच एक्शन को मतलब सोचा समझा और उसको प्रोवोक किया। ही पर्सुएडेड फ्रांस टू नॉट हेल्प ऑस्ट्रिया एंड देन क्रिएटेड द सिचुएशन वेयर साउथर्न जर्मन स्टेट्स वांटेड हिज प्रोटेक्शन। देखिए समझिए बात को कि पहले फ्रांस को मना किया
कि तुम ऑस्ट्रिया का मदद मत करो। और फिर जो साउथ वाले थे उनको भरोसा दिलाया कि फ्रांस तुम्हारे लिए खतरा है, तुम आके हमसे मिल जाओ, नहीं तो फ्रांस तुमको पटक के मारेगा। तो यही सोच के साउथ वाला के मिल गए। ये बहुत दिमाग लगाया भाई। अभी एक लेटर जैसा था, कुछ भी था, ये लिखे थे कि उनको हमेशा से पता था कि उनको फ्रांस से लड़ना ही पड़ेगा। हाँ, वो मतलब ये सब जितना प्लानिंग था अपने मन में पहले से ही करके रखे थे। ऑटोमन बिस्मार्क इज नोन एज द फाउंडर ऑफ द जर्मन एम्पायर, जैसा आप लोगों को पता ही है। और वो पहले चांसलर भी बने, वो 1871 से 1890 तक के चांसलर भी बने। और द जर्मन एम्पायर जनवरी 1871 विलियम वन प्रोक्लेम द एम्पायर ऑफ द जर्मन्स एट वेलेस। और आखिरकार जनवरी 18 को 1871 में जर्मनी यूनिफाई हुआ। विलियम वन को वहाँ का एम्पायर बनाया गया, जैसा ऑटोमन बिस्मार्क चाहते थे। प्रसिया के अंडर ही रहा सब। और ये देखिए एक दीदी, हम क्या बोले इनको, ये लेके खड़ी हैं एक फुल पीस का, बोले कि मतलब एक ये लोग का जो भी पॉइंटर था एक बनाया था कि वो पीस में देखिए यहाँ के एक फूल लेके बैठी है, बता रही है कि अब हम लोग में सब जगह पीस छा गया है, जर्मनी यूनिफाई हो चुका है। तो अब देखिएगा ना कि फ्रांस के साथ बहुत बुरा हो गया कि नहीं। उसको चारों तरफ से घेर के लोग मार दिया, उसका पैसा भी ले लिया, उसका ज़मीन भी ले लिया। और फिर ऊपर से विलियम हाँ, तो फ्रांस बहुत गुस्सा था क्योंकि उसको मतलब दोनों तरफ से मिल के मार दिया। तो एक कारण बना, क्योंकि फ्रांस जो था वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी को बहुत अच्छे से हुआ, यही काम था मतलब वर्ल्ड वॉर 1 का। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे मैं इंस्टाग्राम अकाउंट दे दूँगा, टेलीग्राम का चैनल का भी लिंक दे दूँगा। ये जो PDF है मैं वहाँ पे डालता हूँ। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा और यूनिफिकेशन ऑफ इटली को जरूर जाके देखिएगा। थैंक यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।